तो फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ ऋषिकेश में और आज मैं आपको पूरा ऋषिकेश टूर कराऊंगा। कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कैसे घूमेंगे, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कैसे मात्र एक दिन में पूरा ऋषिकेश घूम कर वापस जा सकते हैं। और मैं सारी साइट्स पर आपको लेकर चलूंगा। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक जगह ऋषिकेश की घुमाऊंगा। पहले कहाँ घूमना है, उसके बाद कहाँ घूमना है, ताकि आराम से एक दिन में पूरा ऋषिकेश घूम सको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा ऋषिकेश कवर करूंगा मैं एक ही दिन में। ऋषिकेश, जिसे योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं से गंगा जी का मैदानी रास्तों पर सफर शुरू होता है। और यहीं से सफर शुरू होता है चार धाम यात्रा का। क्या आप भी इस साल चार धाम यात्रा पर आने का प्लान कर रहे हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस धाम पर आने वाले हैं। अगर आपके पास एक दिन है तो आप ऋषिकेश घूम सकते हैं, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र एक दिन में ऋषिकेश के प्रसिद्ध 20 जगहों को आप घूम सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, रुकने के लिए सस्ते होटल और धर्मशालाएं कहाँ लेना बेस्ट रहेगा, टूर बजट क्या रहेगा, टूर आइटनरी क्या रहेगी। ऋषिकेश यात्रा की तमाम A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, या फिर यूं कह लीजिए कि आप घर बैठे वीडियो के माध्यम से पूरा ऋषिकेश घूम लेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपकी घर बैठे ऋषिकेश यात्रा हो जाएगी। तो चलिए मेरे साथ ऋषिकेश के इस खूबसूरत सफर पर और घूमते हैं आज ऋषिकेश। हम ना बद्रीनाथ धाम के ग्रुप टूर भी प्लान कर रहे हैं। मई में एक ग्रुप टूर जाएगा 16 मई को, और जून में ग्रुप टूर जाएगा 13 जून को। तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और MS ब्लॉगर के ग्रुप टूर में आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऋषिकेश कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली से बात करूं तो 228 किलोमीटर की दूरी पर है ऋषिकेश। चंडीगढ़ से बात करूं तो 216 किलोमीटर की दूरी पर। लखनऊ से बात करूं तो 558 किलोमीटर की दूरी पर है ऋषिकेश। अगर आप बहुत ज्यादा दूरी पर हैं तो आप बाई फ्लाइट देहरादून तक आ सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में ही है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नाम से। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से ऋषिकेश की दूरी करीब 21 किलोमीटर है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको कैब मिल जाएगी, चाहे तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, चाहे तो वहां मौजूद कैब ले सकते हैं। ड्रॉप करने का 900 रुपए से लेकर 1200 रुपए वो चार्ज करते हैं। अगर आप देहरादून घूमना चाहते हैं तो देहरादून के लिए भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप एक दिन में देहरादून कैसे घूमेंगे वो सब उस वीडियो में बताया गया है। दूसरा तरीका है ऋषिकेश घूमने आने का ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश में 2 रेलवे स्टेशन हैं, एक ओल्ड रेलवे स्टेशन है और एक योग नगरी रेलवे स्टेशन है। ओल्ड रेलवे स्टेशन के लिए जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ से बहुत सी ट्रेन आती हैं। 6 घंटे का समय लगता है। टिकट 185 रुपए से शुरू हो जाता है, जो 1200 रुपए तक रहता है। योग नगरी रेलवे स्टेशन की बात करूं तो डायरेक्ट बहुत सारी ट्रेन है दिल्ली से भी और देश के अलग अलग शहरों से। 8 घंटे का सफर रहता है। 190 रुपए से 1200 रुपए टिकट के चार्जेस रहते हैं। अगर आप चेयर कार से आते हैं तो चार्जेस और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। इन दोनों ही रेलवे स्टेशन से राम झूला की दूरी की बात करूं तो ओल्ड रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर राम झूला है, और योग नगरी रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर राम झूला है। अगर आप ऋषिकेश तक बाय ट्रेन डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं तो आप हरिद्वार पहुंच जाइए। हरिद्वार देश के सभी बड़े बड़े शहरों से सीधा रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप हरिद्वार से भी ऋषिकेश आ सकते हैं। सबसे आसान तरीका रहता है, आप एक दिन हरिद्वार घूमिए और दूसरे दिन ऋषिकेश घूमने आ जाइए। हरिद्वार से ऋषिकेश आने के कई सारे तरीके हैं। सबसे बढ़िया है बाय रोड आइए। दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। ऑटो रिक्शा वाले 60 से 70 रुपए चार्ज करते हैं हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए। बसेस में करीब 70 रुपए का टिकट रहता है। उत्तराखंड रोडवेज की बस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप हरिद्वार घूमना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आप देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। न्यू अपडेटेड वीडियो है, जिसमें मैंने हरिद्वार की प्रसिद्ध सभी जगहों का टूर कराया है और मात्र एक दिन में घूमने का तरीका बताया है। अगर आप बाय रोड ऋषिकेश आना चाहते हैं तो ऋषिकेश बाय रोड पूरे देश से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ये जो बस स्टैंड आप देख रहे हैं ये ऋषिकेश का बस स्टैंड है। दिल्ली ISBT से ऋषिकेश के लिए बहुत सी बसेस हैं। 6 घंटे का समय लगता है और किराया 445 रुपए से शुरू हो जाता है, जो 800 रुपए तक रहता है। अब जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे आ जाइए।
आप चाहे तो अपनी कार या बाइक लेकर भी ऋषिकेश घूमने आ सकते हैं। मैं आपको ऋषिकेश घूमने का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका बताऊंगा। मात्र एक दिन में ऋषिकेश की प्रसिद्ध 20 जगहों पर आपको लेकर चलूंगा। ऐसी वीडियो आपने YouTube पर नहीं देखी होगी। अच्छा, आपसे एक सवाल भी है, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऋषिकेश के फेमस 3 पुल कौन कौन से हैं। देखते हैं कौन कौन लोग सही जवाब देते हैं। जो सही जवाब देगा मैं उनके कमेंट्स को पिन करूंगा। आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी थी मुझे। हम ना बद्रीनाथ धाम के ग्रुप टूर भी प्लान कर रहे हैं। मई में एक ग्रुप टूर जाएगा 16 मई को, और जून में ग्रुप टूर जाएगा 13 जून को। इसके अलावा भी और भी ग्रुप टूर लाते रहेंगे, लेकिन ये 2 डेट फिक्स हो चुकी हैं, जिसमें से मई वाला ग्रुप टूर काफ़ी सीट्स बुक हो चुकी हैं, कुछ लिमिटेड सीट्स बाकी रह गई हैं। बाकी अगर आपको 13 जून वाले ग्रुप टूर में आना है, बद्रीनाथ धाम दर्शन करने हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और MS ब्लॉगर के ग्रुप टूर में आ सकते हैं। मनाली, शिमला, अयोध्या, वाराणसी, जैसलमेर, जोधपुर के ग्रुप टूर आपने देखे होंगे। इस बार हम 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ धाम के भी ग्रुप टूर ऐड कर रहे हैं, तो जल्दी से सीट बुक कीजिए। जितना जल्दी सीट बुक करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। बद्रीनाथ धाम के ग्रुप टूर में बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। हम हरिद्वार की हर की पौड़ी भी आपको दर्शन कराएंगे। वैसे टूर की शुरुआत दिल्ली से होगी, दिल्ली से हरिद्वार आएंगे। हरिद्वार हर की पौड़ी पर आप घूम सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। उसके बाद हम निकलेंगे बद्रीनाथ धाम टूर पर, जिसमें हम देवप्रयाग संगम भी दर्शन करेंगे, धारी देवी मंदिर भी दर्शन करेंगे। बद्रीनाथ धाम में सभी जगहों पर दर्शन करेंगे, आप धाम में भी दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपको लेकर जाएंगे माना विलेज, जहाँ पर आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखेंगे, जिसमें सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आप देखेंगे, भीम पुल, व्यास गुफा, गणेश गुफा और स्वर्गरोहण मार्ग के भी आपको दर्शन कराएंगे। बिना देरी किए जल्दी से अपनी सीट्स बुक कीजिए, दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ऋषिकेश में रुकने की बात करें तो ऋषिकेश में रुकने के लिए होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और कैंप बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहें तो यहाँ रुक भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं रुकना है तो भी आप एक दिन में घूमकर वापस जा सकते हैं। मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी आपको रुकना है तो मैं कुछ लोकेशन आपको बताता हूँ कि आप कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ आपको होटल या धर्मशाला लेना बेस्ट रहेगा, जहाँ से आप ऋषिकेश की सभी जगहों को आसानी से घूम सकें। उसमें पहली जगह है, आप त्रिवेणी घाट के आसपास कहीं भी होटल ले लीजिए, वहां से आप ऋषिकेश आसानी से घूम लेंगे। दूसरी जगह, आप जानकी सेतु को पार करने के बाद वहां भी काफी होटल आपको मिल जाएंगे, धर्मशालाएं आपको मिल जाएंगी, वहां भी आप रुक सकते हैं। आप चाहें तो राम झूला के आसपास कहीं होटल ले सकते हैं, वहां से आप सभी जगह आसानी से घूम सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश के बस स्टैंड पर हैं तो बस स्टैंड के सामने भी काफी होटल्स हैं, वहां भी रुक सकते हैं। लेकिन ये जगह ऋषिकेश की थोड़ी सी आउटसाइड है, यहाँ से घूमने आप जा सकते हैं। अगर आपको ऋषिकेश की वाइब चाहिए तो आप दूसरी जगहों पर रुकिए। आप चाहे तो तपोवन में रुक सकते हैं। ये नज़ारे तपोवन के, यहाँ पर तो होटल्स की लाइन लगी हुई है, बहुत होटल्स हैं यहाँ पर। जब 4 धाम यात्रा शुरू होती है तो उस दौरान तपोवन के होटल्स सबसे ज्यादा सोल्ड आउट होते हैं, क्योंकि यही रास्ता आगे 4 धाम यात्रा के लिए भी जाता है। आप बजरंग सेतु के आसपास रुक सकते हैं। लक्ष्मण झूला के ठीक बराबर में बजरंग सेतु बनाया गया है, उसके आसपास भी आप दोनों साइड में कहीं भी होटल में रूम ले सकते हैं। ये कुछ होटल्स की लोकेशन मैंने आपको बताई है कि आप किस रोड पर कहां पर होटल लेंगे। होटल की किराए की बात करूं तो यहाँ पर 800 रुपए से रूम की शुरुआत हो जाती है, जो 5-6 हजार तक जाती है। ये तो बात होती है होटल्स की। अब एक और तरीका है ऋषिकेश में रुकने का, वो है कैंपिंग। क्योंकि ऋषिकेश की कैंपिंग ऑल ओवर इंडिया सभी जगह फेमस है। सबसे ज्यादा कैंप रिजॉर्ट्स यहाँ पर नीलकंठ रोड पर है। कुछ इस तरह के कैंप रिजॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे, बजट फ्रेंडली भी है, लग्जरी भी है। वो डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की फैसिलिटीज चाहिए। कैंप की किराए की बात करूँ तो 800 रुपए से कैंप शुरू हो जाते हैं और 1800-2000 रुपए तक पर हेड कैंप का चार्ज रहता है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और रात का डिनर भी इंक्लूड रहता है। अब कौन सा कैंप आपको लेना है वो आप खुद डिसाइड करिएगा। नीलकंठ रोड पर बहुत सारे कैंप रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। ये बातें हुई रुकने की। अगर आपको रुकना है तो आप मेरी बताई इन सभी किसी भी लोकेशन पर रुक सकते हैं। प्री बुकिंग करके जाएंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। ऑन द स्पॉट रूम्स लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत कभी कभी हो जाती है, और कैंप तो हमेशा प्री बुक करके ही जाइएगा। लेकिन ऋषिकेश में आपको रुकने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, मैं मात्र एक दिन में आपको ऋषिकेश की प्रसिद्ध 20 जगहों पर घुमाने वाला हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ एक पूरा दिन देना होगा। आपको ऋषिकेश सुबह सुबह पहुँचना होगा। अगर आप हरिद्वार टूर पर हैं तो 1 दिन या 2 दिन हरिद्वार घूमिए और सुबह सुबह हरिद्वार से ऑटो पकड़िए। 60 रुपए वो लेंगे और वो आपको ऋषिकेश ड्रॉप कर देंगे। सुबह सुबह आ जाइए और एक पूरा दिन ऋषिकेश के लिए दे दीजिए और ये वीडियो पूरा देख लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र एक दिन में आप ऋषिकेश घूम सकते हैं। अब बात आती है कि
ऋषिकेश में कहाँ कहाँ घूमने जाएं, कैसे आप मात्र एक दिन में पूरा ऋषिकेश घूम सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पहले आपको कहाँ जाना है और बाद में आपको कहाँ घूमना है, और इस पूरे टूर में कितना खर्चा होगा वो भी बताऊंगा। तो लिस्ट में नंबर 20 पर है त्रिवेणी घाट। हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच चलने वाले ऑटो रिक्शा आपको त्रिवेणी घाट चौक पर ही ड्रॉप करेंगे। वहाँ से थोड़ा सा पैदल चलकर त्रिवेणी घाट के खूबसूरत बाजारों को देखते हुए आप त्रिवेणी घाट पहुँचेंगे। ये बाजार भी बहुत शानदार है। कुछ खरीदारी करनी है तो ये मार्केट एक बेस्ट चॉइस रहेगा ऋषिकेश के लिए। ये त्रिवेणी घाट जाने वाला रास्ता है और ये पूरा बाजार है यहाँ पे। ये है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश के प्रमुख घाटों में से एक है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ ऋषिकेश में और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर मौजूद हूँ। इस घाट की खास बात यह है कि शाम को यहाँ पर गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। उस समय यहाँ पर बहुत जबरदस्त भीड़ हो जाती है। इसी जगह पर गंगा आरती होती है। ये गंगा जी का व्यू है, चलिए पास से दिखाता हूँ। यहाँ स्टील की रेलिंग लगाई गई है। इधर गंगा जी का व्यू है, लोग यहाँ भी स्नान कर रहे हैं। ये जो जगह है यहाँ पर गंगा जी की आरती होती है शाम को 6-7 बजे के आसपास। टाइम बदलता रहता है सर्दी और गर्मी के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। भीड़ भाड़ काफ़ी ठीक ठाक है। आज सोमवार है और सोमवार के दिन भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भाड़ है। मौसम भी अच्छा हो रहा है, हल्के हल्के बादल है आसमान में, और यहाँ पर ना पानी का जल का स्तर भी ज़्यादा नहीं है, तो लोग आराम से यहाँ पर नहा पा रहे हैं। अब यहाँ पे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। त्रिवेणी घाट पर हूँ मैं। यहाँ पर रोजाना हजारों की तादाद में लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और यहाँ की गंगा आरती भी पूरे ऋषिकेश में प्रसिद्ध है। आपको भोले बाबा के दर्शन करो, आ जाओ, फिर आता हूँ। त्रिवेणी घाट में ना गंगा जी का म्यूजियम भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप आते हैं तो म्यूजियम में भी जा सकते हैं। गंगा संग्रहालय, गंगा म्यूजियम। फिलहाल तो इस पर अभी लॉक लगा हुआ है। अब कब खुलेगा ये तो नहीं कह सकता मैं। जब आप यहाँ आए तो एक बार आप यहाँ जरूर विजिट कर सकते हैं। अगर खुला मिलता है तो आप म्यूजियम में भी जरूर घूमने जाइएगा। लिस्ट में नंबर 19 पर है जानकी सेतु। त्रिवेणी घाट चौक पर वापस आइए, 20 रुपए ऑटो रिक्शा में दीजिए, वो आपको जानकी सेतु जाने वाले चौराहे पर ड्रॉप कर देगा। वहाँ से थोड़ा सा पैदल चलकर खूबसूरत बाजारों को देखते हुए आप जानकी सेतु पहुँच जाएंगे। शुरुआत में एक बड़ी सी पार्किंग आपको नजर आएगी। यहाँ पर ही एक टैक्सी स्टैंड भी है, बुलेरो वगैरह यहाँ पर चलती हैं। यहीं से चारधाम यात्रा के लिए भी काफी सारी बुलेरो चलती हैं। यहीं से नीलकंठ यात्रा के लिए भी बुलेरो चलती हैं। इधर है कार पार्किंग। अगर आप गाड़ी वगैरह से आते हैं तो इधर पार्किंग में लगा सकते हैं। इसके बाद इधर आ जाता है नगर पालिका परिषद मुनिगिरेती ढालवाला माता जानकी सेतु। इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन है, बुलेरो वगैरह मिल जाती है यहाँ पर। यहाँ खाने पीने के लिए स्ट्रीट फूड के भी काफी सारे ऑप्शन हैं। ये जो सामने नजारा देख रहे हैं ये है जानकी सेतु। पिछले कुछ सालों में ही बनकर तैयार हुआ है। ऋषिकेश के प्रमुख पुल में से एक है, प्रमुख सेतु में से एक है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप पहुंचा हूँ जानकी सेतु। ये है जानकी सेतु के नज़ारे और यहाँ पर अलग अलग जगहों के डिस्टेंस लिखे हुए हैं। राम झूला यहाँ से 900 मीटर की दूरी पर है। टैक्सी स्टैंड स्वर्गाश्रम 1.4 किलोमीटर, लक्ष्मण झूला 3 किलोमीटर और नीलकंठ महादेव मंदिर 25 किलोमीटर। जानकी सेतु में एक चीज खास है, क्या एक रोड तो इधर बनाया हुआ है, यानी इधर से उधर जाने वाले बाइक्स वगैरह के लिए। बीच में ये रास्ता है जहाँ पे पैदल वाले लोग चलते हैं, चाहे जाने वाले हो चाहे वापस आने वाले। और एक रास्ता इधर से बनाया हुआ है, जो उधर से बाइक्स वगैरह आ रही हैं वो इधर से, मतलब पैदल चलने वालों को सेपरेट रास्ता जानकी सेतु पर मिल गया। गंगा जी का भी बहुत अच्छा व्यू यहाँ से नजर आ रहा है। मैं जानकी सेतु को पार करके दूसरी साइड जाऊंगा, उधर से फिर पैदल राम झूला के लिए निकलूंगा और रास्ते में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सब आपको घुमाऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के साथ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक जगह ऋषिकेश की घुमाऊंगा। पहले कहाँ घूमना है, उसके बाद कहाँ घूमना है, ताकि आराम से एक दिन में पूरा ऋषिकेश घूम सको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा ऋषिकेश कवर करूंगा मैं एक ही दिन में। जानकी सेतु को पार करने के बाद अब जैसे ही मैं इधर आया हूँ तो सामने हनुमान जी की बहुत ही अच्छी पेंटिंग देखने के लिए मिल रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से ऋषिकेश को तैयार किया गया है। जानकी सेतु पार करने के बाद यहाँ पर नीलकंठ जाने के लिए भी एक रास्ता है, ये वाला, ठीक है। और इधर जानकी सेतु है, यह जानकी सेतु पुलिस चौकी, और इधर आते हैं तो ये रास्ता राम झूला तक जाएगा। बाइक्स और स्कूटी भी आप रेंट पर ले सकते हैं अगर आपको लोकल घूमने में कोई दिक्कत है
तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ना घूमकर बाइक या स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं और ऋषिकेश दर्शन यात्रा कर सकते हैं। बाइक स्कूटी रेंट लेकर भी आराम से ऋषिकेश घूमा जा सकता है। जानकी सेतु को पार करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ, तो यहाँ भी स्ट्रीट फूड की काफ़ी सारी दुकानें मौजूद हैं। जानकी सेतु से निकलने के बाद ये रास्ता है जो सीधा राम झूला तक जाता है। कुछ खरीदारी करनी है कर सकते हो, बहुत सारी दुकानें छोटी छोटी, और कुछ खाना पीना है तो उसके लिए भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। लिस्ट में नंबर 18 पर है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम काली कमली वालों का है। जैसे ही आप जानकी सेतु पार कर दूसरी साइड पहुंचेंगे तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे वानप्रस्थ आश्रम। ये है वानप्रस्थ आश्रम। ये जगह खास इसलिए है क्योंकि यहाँ सामने ही गंगा जी का बहुत ही सुंदर घाट है। बहुत खूबसूरत घाट आप देखेंगे। यहाँ भी लोग गंगा जी में स्नान करते रहते हैं और ऋषिकेश के सभी घाट की अपेक्षा ये घाट नया और साफ सुथरा है। यहाँ कुछ समय आप जरूर बिताइएगा। अभी मैं वानप्रस्थ आश्रम के ठीक बाहर खड़ा हूँ। ये जो आप पुल देख रहे हैं ये है जानकी सेतु, और वहाँ से मैं निकला और उधर से ऐसे होते हुए यहाँ आया। सामने वानप्रस्थ आश्रम है बाबा काली कमली वालों का, और इधर घाट पर मैं आ गया हूँ और यहाँ से सीधा आगे जाऊँगा गीता भवन परमार्थ निकेतन होते हुए राम झूला तक पहुँच जाएंगे। ये गंगा जी के नज़ारे हैं। पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। लिस्ट में नंबर 17 पर है परमार्थ निकेतन। वानप्रस्थ आश्रम से पैदल खूबसूरत बाजारों को घूमते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ आपको किसी भी तरह से ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पैदल गंगा जी के किनारे इन खूबसूरत बाजारों को घूमते हुए आगे बढ़ते रहिए। सच बताऊं तो ऋषिकेश की सबसे जो शानदार जगह है वो यही है। यहाँ पैदल घूमना बहुत अच्छा लगता है। सुबह अगर आप इस टूर की शुरुआत करेंगे तो आप यहाँ बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इन बाजारों को घूमते हुए गंगा जी के किनारे चलते हुए मैं पहुँचा परमार्थ निकेतन। वही जानकी सेतु से राम झूला की तरफ चलते मैं आगे आ चुका हूँ और परमार्थ निकेतन पहुँच चुका हूँ। तो गाइज अभी मैं हूँ परमार्थ निकेतन पर, और यहाँ तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ सामने परमार्थ निकेतन है और इधर देखते हैं तो ये वो रथ वाला व्यू, और पीछे भोले बाबा जी की गंगा जी में मौजूद मूर्ति। यहाँ पर शाम के वक्त गंगा आरती का भी आयोजन होता है। अगर आप रात में यहाँ रुकते हैं तो यहाँ भी आरती देख सकते हैं, या फिर त्रिवेणी घाट पर भी आरती देख सकते हैं। यहाँ भी काफी भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। ये नज़ारा परमार्थ निकेतन के ठीक सामने का है। यहाँ हमेशा बहुत भीड़ भाड़ रहती है। यहीं पर भगवान शिव की खूबसूरत मूर्ति मौजूद है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये वही मूर्ति है जब 2013 में केदारनाथ धाम में आपदा आई थी तो गंगा जल भगवान शिव की मूर्ति को छूते हुए ऊपर से निकल गया था। ये जगह बहुत खास है। यहाँ भी शाम के वक्त गंगा जी की आरती का आयोजन किया जाता है। यहाँ पास में ही हनुमान जी की बहुत खूबसूरत मूर्ति है। लोग बाग यहाँ खड़े होकर फोटोग्राफी करते रहते हैं। हालांकि मुख्य घाट पर जाने के लिए आपको शूज स्टैंड पर आपके शूज रखने होंगे। नंगे पैर ही आप वहाँ जा सकते हैं। ऋषिकेश में आप देखेंगे जगह जगह बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। तीर्थ स्थल की बात करूं तो ऋषिकेश एक वो जगह है जहां सबसे ज्यादा फॉरेनर आते हैं। उसके बाद वृंदावन और उसके बाद वाराणसी में बहुत ज्यादा फॉरेनर्स आते हैं, लेकिन ऋषिकेश में तो हमेशा बहुत ज्यादा फॉरेनर्स आप देखेंगे। लिस्ट में नंबर 16 पर है गीता भवन। परमार्थ निकेतन यात्रा के बाद थोड़ा ही मैं आगे चला और मैं पहुंच गया गीता भवन। ये नज़ारा है गीता भवन के बाहर। गीता भवन के बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। पीछे भी एक गीता भवन का गेट था, यहाँ भी एक गीता भवन का गेट है, लेकिन रूम सिर्फ यहाँ फैमिली को ही मिलते हैं। यहाँ पर गीता भवन का एक वस्त्र भंडार भी है। अगर आपको कपड़ों की खरीदारी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। गीता भवन के ठीक सामने भी गंगा जी का एक बहुत ही सुंदर घाट बनाया हुआ है। खास बात ये है ये जितने भी घाट हैं उन सभी पर श्रद्धालु गंगा स्नान करते रहते हैं। गीता भवन के सामने मौजूद घाट पर तो महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए अलग अलग घाट की व्यवस्था बनाई गई है। महिलाओं के चेंजिंग रूम भी यहाँ पर बने हुए हैं। महिलाओं के लिए अलग घाट बनाया गया है जहाँ पुरुषों को आने की अनुमति नहीं है। अभी भी आप यहाँ आओगे ना, गंगा किनारे लोगों को यहाँ स्नान करते हुए देख सकते हो। खास बात ये है कि जानकी सेतु से जब से मैं चला हूँ राम झूला की तरफ, तो जितने भी घाट पड़े, जितने भी पॉइंट पड़े, उन सभी के सामने गंगा जी का घाट है। तो आप आराम से गंगा किनारे किनारे भी घूम सकते हो। चलिए गीता भवन के अंदर चलते हैं और अंदर के नज़ारे में आपको दिखाता हूँ। अभी मैं गीता भवन के अंदर आ चुका हूँ। बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत गार्डन यहाँ पर बने हुए हैं, और वहाँ चारों तरफ देखेंगे ना बिल्डिंग्स, ये रुकने की व्यवस्था है यहाँ पर आपको रूम भी मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे सिर्फ फैमिली को। अगर आप बॉयज़ का ग्रुप है, गर्ल्स का ग्रुप है, तो आपको शायद रुकने की व्यवस्था ना मिले। यहाँ फैमिली को लेकर आते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। इस तरह के यहाँ पे रुकने की व्यवस्था रहती है, रूम्स रहते हैं।
जगह बहुत खूबसूरत है, हरे भरे बागीचों के बीच में ही गीता भवन को बनाया गया है। और यहाँ रुकना अपने आप में एक बहुत सुकून देने वाला होता है। यहाँ एक मंदिर भी है, सुबह और शाम के वक्त यहाँ मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। अभी दोपहर का वक्त है तो मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। गीता भवन के चारों तरफ ये डबल फ्लोर बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें बहुत सारे रूम हैं। चलिए आपको मैं रुद्राक्ष का पेड़ दिखाता हूँ जो गीता भवन के अंदर ही मौजूद है। ऋषिकेश में आपने बहुत सी दुकान ये देखी होंगी और जब आप आएंगे तो देखेंगे भी कि यहाँ पर रुद्राक्ष की बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पंचमुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, अलग अलग दुकानें मौजूद हैं, खरीद सकते हैं। अब मैं आपको रुद्राक्ष का पेड़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे आप ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। काफ़ी समय लगता है, कई सालों का बहुत बड़ा इंतजार करना पड़ता है तब इन पर रुद्राक्ष लगते हैं। ये रुद्राक्ष का पेड़ गीता भवन के अंदर मौजूद है और ऐसे एक नहीं कई सारे पेड़ यहाँ पर आप देख पाएंगे। लिस्ट में नंबर 15 पर है स्वर्ग आश्रम। ये नजारा है स्वर्ग आश्रम का। यहाँ भी आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ भी एक आश्रम मौजूद है, एक मंदिर मौजूद है, चाहे तो दर्शन करने भी जा सकते हैं। गंगा जी के घाट के एकदम किनारे खड़ा हुआ हूँ। नज़ारा देखो आप पीछे मेरे, गंगा जी का कितना शानदार नज़ारा है। जल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ से मैं गंगा जल लूँगा और साथ अपने घर लेकर जाऊँगा। कहते हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश आओ तो यहाँ से गंगा जल साथ ज़रूर लेके जाना चाहिए। मैंने हरिद्वार से नहीं लिया लेकिन ऋषिकेश में आया हूँ। ऋषिकेश से मैं गंगा जल लेने वाला हूँ क्योंकि ऋषिकेश का गंगा जल हरिद्वार की अपेक्षा ज़्यादा साफ है। स्वर्ग आश्रम घाट के पास लोग मछलियों को दाना खिलाते रहते हैं। आप चाहें तो यहाँ से आटे की गोलियां खरीद कर मछलियों को खिला सकते हैं। कहते हैं कि ऋषिकेश में मछलियों को दाना खिलाना एक पुण्य का काम माना जाता है। लिस्ट में नंबर 14 पर है प्राचीन रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर मंदिर एक टी पॉइंट पर मौजूद है। यहाँ से एक रास्ता गीता भवन और परमार्थ निकेतन की तरफ जाता है और एक रास्ता नीलकंठ महादेव के लिए निकल जाता है जो लक्ष्मण झूला होते हुए जाता है और एक रास्ता राम झूला की तरफ जाता है। ये प्राचीन रामेश्वर मंदिर है। आप यहाँ भी दर्शन करने आ सकते हैं। यहाँ पे ये सामने रामेश्वर मंदिर है, इधर राम झूला है। यहाँ पर एक टी पॉइंट है। ये वाला रास्ता आगे लक्ष्मण झूला तक के लिए भी निकल जाता है। इस रास्ते पर आगे जाते हैं तो टैक्सी स्टैंड भी है, वहाँ से आपको नीलकंठ के लिए भी बोलेरो मिल जाएंगी। ये वाला जो रोड है ये जाता है गीता भवन, परमार्थ निकेतन और जानकी सेतु की तरफ। लिस्ट में नंबर 13 पर है राम झूला। ये नज़ारा देखिए आप, ये है राम झूला का। अभी मैं राम झूला के ठीक पास में खड़ा हूँ। उधर राम झूला आप देख सकते हैं, वहाँ राम झूला है और यहाँ एक रास्ता है, यहाँ सामने रामेश्वर मंदिर है। वो सीधा वाला रास्ता लक्ष्मण झूला के लिए भी निकल जाता है, उधर से भी जा सकते हैं। आगे एक टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से नीलकंठ के लिए बोलेरो वगैरह मिल जाती हैं। और यहाँ पर एक स्वर्गाश्रम दर्शन है, एक मंदिर है, इस मंदिर में भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। बहुत पुराना पुल है, ये एक सस्पेंशन पुल है। जैसे ही इस पुल पर चलते हैं तो ये पुल हिलता है। बहुत लोग इस पुल पर यात्रा कर चुके होंगे। बहुत पुराना पुल है राम झूला पुल। लिस्ट में नंबर 12 पर है गंगा बीच। राम झूला से थोड़ा सा ही आगे चलते हैं तो हम पहुंचते हैं गंगा बीच। तो गाइस अभी राम झूला से थोड़ा आगे आ चुका हूँ क्योंकि मैं अभी आपको एक और पॉइंट दिखाने वाला हूँ जो रहेगा, जो है गंगा बीच। राम झूला के पास में ही है, पहले वहाँ चलते हैं। तो यहाँ लिखा है आई लव स्वर्ग आश्रम। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ गंगा बीच पर, जिसे गोवा बीच भी बोला जाता है। हालांकि गोवा बीच बोलना तो गलत होगा, ऋषिकेश में है तो गंगा बीच कहना ही सही है। बीच इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रेत है ना, गंगा जी का रेत बहुत सारा आ जाता है और कोई प्रॉपर घाट बना हुआ नहीं है, सीधा गंगा जी है, कोई सीढ़ी नहीं है। इसलिए यहाँ नहाना थोड़ा सा सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग नहा रहे हैं। गंगा जी का जल स्तर अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा जल स्तर हो जाता है तो यहाँ ऊपर तक जल आ जाता है। बीच इसलिए कहा जाता है इस जगह को क्योंकि रेत है, कोई घाट नहीं है, सीधा गंगा जी है और लोग यहाँ बहुत एंजॉय भी करते हैं। वैसे इस जगह का नाम मुनि की रेती है, लेकिन फेमस हो गई है गोवा बीच और गंगा बीच के नाम से। यहाँ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और यहाँ ऐसी भीड़ रहती है। वैसे तो अभी दोपहर का वक्त है, दोपहर के लगभग 1 बजने वाले, पौने 1 बजे हुए हैं, तब भी इतनी भीड़ है। वरना सुबह के समय और शाम के वक्त यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। लोग यहाँ आके योगा और मेडिटेशन भी करते हैं सुबह के वक्त।
जगह बहुत खूबसूरत है। मेरे हिसाब से सुबह या शाम के वक्त अगर आप यहाँ आते हैं तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे, लेकिन हालांकि दोपहरी में भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। गर्मियों का समय है तो लोग पानी में, जल में, गंगा जी में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। वो सामने उधर राम झूला है। इस जगह को गंगा बीच इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम सीधे गंगा जी के किनारे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर कोई घाट नहीं बना हुआ है। गंगा जी का रेत दूर दूर तक फैला हुआ है। देखने में तो किसी बीच से कम नहीं लगता है। इसे गोवा बीच के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन गोवा बीच नहीं, इसे गंगा बीच बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ भी बहुत लोग एंजॉय करते रहते हैं। सुबह सुबह अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि काफी लोग योग करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं। सुबह और शाम के वक्त तो यहाँ बहुत ज्यादा चहल पहल हो जाती है। चलिए चलते अभी यहाँ से दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, वहाँ दिखाता हूँ आपको वहाँ के नज़ारे। अब यहाँ से ये रास्ता आगे पैदल पैदल अगर आप जाएँ तो राम झूला से लक्ष्मण झूला तक जा सकते हैं। ये भी रास्ता अच्छा है, पैदल भी काफ़ी लोग जाते हैं। यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर होगा लक्ष्मण झूला। गंगा बीच के बाद राम झूला को पार करने के बाद मैं पहुंचा दूसरी साइड में। तो गाइस राम झूला पार करके मैं दूसरी साइड आ चुका हूँ। यहाँ भी 2 रास्ते हैं राम झूला पार करने के बाद। एक तो इधर है, ये तो मेन रोड पे पहुँच जाएगा, और एक ये रास्ता इधर है। तो ये कोई रास्ता नहीं है, आगे जाके बंदी हो जाती है। जो मेन रास्ता है राम झूला के बाद ये इधर वाला, इधर ही बाजार भी, और यही रास्ता मेन रोड पर भी जाता है। राम झूला के उस साइड भी बाजार था, राम झूला के इस साइड भी बाजार है। यहाँ प्राचीन हनुमान मंदिर भी, अगर चाहो तो आप यहाँ भी दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ भी एक बहुत बड़ा खूबसूरत बाजार बना हुआ था। इस खूबसूरत बाजार को देखते हुए मैं आगे बढ़ा। ये जो जगह है वैसे इसको मुनि की रेती बोला जाता है। राम झूला पार करके मैं दूसरी साइड आ चुका हूँ। यहाँ सामने लिखा हुआ भी है आई लव मुनि की रेती। यहाँ पूरा बाजार है, इधर राम झूला का रास्ता है। इस बाजार को घूमते घूमते राम झूला वहाँ सामने नज़र आ रहा होगा, उसे पार करके दूसरी साइड जा सकते हैं। वहाँ भी अच्छा खासा बाजार है। उधर ही परमार्थ निकेतन, गीता भवन, स्वर्गाश्रम सब कुछ वहाँ सामने है। और उधर आगे जाएंगे तो वहाँ जानकी सेतु है, और राम झूला से उधर आगे जाएंगे तो लक्ष्मण झूला। ये सारा पैदल वाला रास्ता है। मैं राम झूला पार करके इधर आ चुका हूँ। लिस्ट में नंबर 11 पर है शत्रुघ्न घाट। अभी मैं शत्रुघ्न घाट के पास मौजूद हूँ। शत्रुघ्न घाट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर आप नाव की सवारी कर सकते हैं। मान लीजिए आप शत्रुघ्न घाट पर हैं, तो यहाँ से नाव में बैठिए, वो आपको गंगा जी के दूसरे छोर पर ड्रॉप कर देंगे। आपको राम झूला पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बताऊं तो इस नाव का किराया भी बहुत कम है। मात्र 10 रुपए में आप नाव की सवारी कर सकते हैं। एक टिकट काउंटर बना हुआ है, टिकट खरीदिए और नाव में बैठ जाइए। ये भी एक शानदार एक्सपीरियंस रहता है। शत्रुघ्न घाट के आसपास और राम झूला और शत्रुघ्न घाट के बीच में बहुत अच्छा बाजार है। अगर आपको कोई खरीदारी करनी है तो ये मार्केट भी काफी ठीक ठाक रहता है। खाने पीने के लिए भी काफी सारे फूड पॉइंट बने हुए हैं, कैफे बने हुए हैं, और स्ट्रीट फूड का भी आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। लिस्ट में नंबर 10 पर है तपोवन। राम झूला ऑटो स्टैंड से मात्र 20 रुपए देकर आप तपोवन तक पहुँच सकते हैं। ये नज़ारा तपोवन का है। तपोवन ऋषिकेश का ही एक हिस्सा है, लेकिन अब तक जिस ऋषिकेश में हम घूमे उस ऋषिकेश से तपोवन पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स मौजूद हैं, फूड के लिए कैफे, रेस्टोरेंट्स बहुत सारे यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, तपोवन 4 धाम यात्रा के दौरान काफी बिजी रहता है। यहाँ के होटल्स भी बहुत ज्यादा सोल्ड आउट हो जाते हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान यहाँ के होटल्स के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं वो लोग ज्यादातर तपोवन साइड में ही आकर रुकते हैं। उनके लिए एक परफेक्ट प्लेस है तपोवन। लिस्ट में नंबर 9 पर है लक्ष्मण झूला, लेकिन लक्ष्मण झूला अब बंद हो चुका है। तो लिस्ट में नंबर 9 पर रहेगा बजरंग सेतु, जो लक्ष्मण झूला के ठीक बराबर में नया पुल बनाया गया है। तो भाई जब मैं तपोवन के इस पॉइंट पर आ चुका हूँ, यहाँ पर 2 रास्ते हैं। आगे वाला रास्ता श्रीनगर, बद्रीनाथ, केदारनाथ के लिए जाता है, और ये वाला रोड जाता है लक्ष्मण झूला के लिए। इधर से मैं आया हूँ, इधर ऑटो स्टैंड है। गाइस अब मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ जहाँ ऑटो आपको उतारता है, वहाँ से आप पैदल पैदल आ जाओ। 700-800 मीटर की दूरी पर लक्ष्मण झूला है। ऑनलाइन बुकिंग के चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय आपकी राइड कैंसिल होती रहेंगी। आप बुकिंग अमाउंट बढ़ाते जाएंगे और वो कैंसिल होती रहेंगी। इससे बेहतर है कि आप 700-800 मीटर पैदल चलो इस रास्ते पर। देखो ये आगे वाला रास्ता कार वगैरह के लिए, बाइक वगैरह के लिए, लेकिन एक शॉर्टकट भी है ये वाला रास्ता। तपोवन से आप चाहें तो पैदल पैदल लक्ष्मण झूला या बजरंग सेतु के लिए जा सकते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी रहती है। एक सीढ़ी नुमा रास्ता बना हुआ है, शॉर्टकट लेकर भी आप वहां तक जा सकते हैं। यहाँ भी आप ऋषिकेश के शानदार बाजारों को देखते हुए आगे यात्रा करेंगे। ये नज़ारा है बजरंग सेतु का। ऋषिकेश के सभी पुल को देखते हुए बजरंग सेतु बहुत अलग है।
तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बजरंग सेतु पर। ये बिल्कुल नया बना है अभी, और इस पर कांच का भी पुल बनने वाला है, बन भी चुका है। इस पर अभी कवर्ड किया गया है, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर एक घटना भी हो गई थी। एक लड़का यहाँ से कांच से नीचे गिर गया था, उस समय कांच का काम पूरा नहीं हुआ था, और अभी फिलहाल इसको बंद किया हुआ है। यहाँ सामने देखो तो बजरंगबली की बड़ी सी तस्वीर बनाई गई है। आप देखोगे ना तो इनके नीचे कांच बिछा हुआ है। अभी से फिलहाल तो किया हुआ है बंद। देखो आप देख रहे होंगे ना, यहाँ नीचे कांच का ये पुल है, नीचे से गंगा जी का भी खूबसूरत व्यू दिखता रहेगा, और पैदल इस पर चल भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसको बंद किया हुआ है। इसके ऊपर मट्टी भर के, रेत भर के रख दिया गया। बजरंग सेतु काफ़ी बड़ा है। लक्ष्मण झूले की चौड़ाई बहुत कम थी और नीचाई पर भी था, बराबर में ही है। वो अब बंद हो चुका है, काफ़ी साल हो गए उसको बंद हुए। बजरंग सेतु अभी बनकर तैयार हुआ, पूरी तरह से काम फिनिश भी नहीं हुआ है अभी यहाँ पर, लेकिन चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग एक साथ चल सकते हैं। इधर देखेंगे तो लक्ष्मण झूला की भी वायरिंग आपको नज़र आ रही होंगी, वो बंद है। नीचे राफ्टिंग चल रही है गंगा जी में, और स्पीड बोट, अगर आपको स्पीड बोट की भी सवारी करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो मजबूत करके बनाया गया। कांच का पुल दोनों साइड में है, बजरंग सेतु के इधर भी और इधर भी, यानी आने जाने के वालों लोगों के लिए अलग रास्ते हैं कांच के पुल पर भी। लेकिन अभी उसको बंद किया हुआ है, चालू नहीं किया है। सबसे पुराना यहाँ पर था लक्ष्मण झूला, जो अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उसके बाद राम झूला, जो अभी भी चालू है। उसके बाद बना जानकी सेतु, वो भी बहुत अच्छा पुल है। लेकिन बजरंग सेतु उन सबसे अलग है। बजरंग सेतु के नज़ारे देखिए आप, यहाँ पर कांच के एक पुल का भी निर्माण किया गया है। बजरंग सेतु को पार करने के बाद अब मैं दूसरे साइड में आ चुका हूँ। यहाँ भी हम कुछ दूसरी जगहों पर यात्रा करेंगे। लिस्ट में नंबर 8 पर है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। बजरंग सेतु को पार करके मैं दूसरी साइड में आ चुका हूँ। इधर लक्ष्मण झूला जो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, इधर बजरंग सेतु बड़ा सा बनकर तैयार हो चुका है। इधर आते हैं तो यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। कई सारे फ्लोर हैं इसमें। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कितने फ्लोर हैं। जिसका जवाब सही होगा उसके कमेंट को मैं पिन करूँगा। यहाँ पर बाजार भी है, कुछ खाना पीना है तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है। ये जो मंदिर का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है। आप इस मंदिर में भी दर्शन करने जरूर आइएगा। अब आपसे एक सवाल है कि त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर कितने फ्लोर का है? कमेंट बॉक्स में आपका जवाब जरूर दीजिएगा। सभी फ्लोर पर आप अलग अलग मंदिरों में दर्शन करेंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर भी काफी अच्छा खासा बाजार बना हुआ है। कुछ खाना पीना है तो उसके लिए काफी सारे छोटे छोटे ढाबे यहाँ पर बने हुए हैं। लिस्ट में नंबर 7 पर है नीलकंठ महादेव। आप नीलकंठ महादेव यात्रा पर भी जा सकते हैं। ऋषिकेश से करीब 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पर है नीलकंठ महादेव मंदिर। जाने के कई अलग अलग तरीके हैं। आप राम झूला और लक्ष्मण झूला दोनों जगह के मेन रोड से शेयर टैक्सी के थ्रू नीलकंठ जा सकते हैं। किराया एक व्यक्ति का करीब 250 से 300 रुपए रहता है, जिसमें जाने का और आने का दोनों किराया इंक्लूड रहता है। 1-1.5 घंटा वो नीलकंठ में दे भी देते हैं ताकि आप दर्शन करके वापस आ सकें। आप राम झूला साइड में है या लक्ष्मण झूला साइड में है, दोनों ही जगह से आपको जाने की सुविधा मिल जाएगी। कुछ इस तरह की बोलेरो चलती हैं जो आपको नीलकंठ यात्रा पर लेकर जाएंगे। बद्रीनाथ रोड से ही नीलकंठ जाने के लिए एक अलग डाइवर्जन है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये नीलकंठ ब्रिज है। खूबसूरत रास्तों से होते हुए, शानदार व्यूज देखते हुए 1 से 1.5 घंटे में आप आसानी से नीलकंठ पहुंच जाएंगे। ये नीलकंठ का शुरुआती बाजार है। फूल प्रसाद की बहुत सी दुकानें हैं। पार्किंग यहाँ पर बनी हुई है। ऑफ सीजन में अगर आप आते हैं तो पार्किंग फ्री रहती है, लेकिन अगर सीजन में आप आते हैं जैसे मई, जून या सावन के महीनों में, तो उस समय पार्किंग चार्ज आपको देना होगा अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं। यहाँ रुकने के लिए भी कुछ आश्रम और होटल अब बन चुके हैं। वैसे तो आपको नीलकंठ में रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर होटल्स की सुविधा हो चुकी है। मुख्य नीलकंठ मंदिर तक जाने वाला जो रास्ता है वो एक खूबसूरत बाजार है। अगर आपको कोई खरीदारी करनी है तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन पहले आप मंदिर में दर्शन करने जाइए, उसके बाद आप यहाँ के बाजार घूमिए। यहाँ खाने पीने के लिए भी बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबे मौजूद हैं। चलिए नीलकंठ महादेव मंदिर में चलते हैं। ये मंदिर परिसर है। यहाँ पहुँचना ही एक बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि वो ऋषिकेश आए और नीलकंठ महादेव दर्शन के लिए जाए, लेकिन काफी लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ पर एक झरना भी है। लोगों में मान्यता है कि पहले यहाँ स्नान करते हैं और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मुख्य गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर तो नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन पूरा मंदिर परिसर आपको घुमा रहा हूँ। सावन के महीने में या फिर हर सोमवार को यहाँ पर जबरदस्त भीड़ हो जाती है। बहुत लंबी लाइन लगती है दर्शन करने वालों की। तो आप दिन का चुनाव ऐसे करिएगा कि सोमवार के दिन आप यहाँ मत आइएगा, वरना आपको बहुत भीड़ मिलने वाली है। लिस्ट में नंबर 6 पर है गुरुड़ मंदिर। अब गुरुड़ मंदिर नीलकंठ जाने वाले रास्ते पर ही है। अगर आप अपनी कार से या बाइक से आते हैं तो आप गुरुड़ मंदिर में भी दर्शन करने जा सकते हैं। जैसे ही आप नीलकंठ ब्रिज से आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड पर मुड़ते ही
नगर निगम की पर्ची लेने से पहले ही गुरुड़ मंदिर आप वहाँ भी दर्शन करने जा सकते हैं। लिस्ट में नंबर 5 पर है पटना वाटरफॉल। ये वाटरफॉल भी नीलकंठ रोड पर ही है। जैसे ही आप गुरुड़ मंदिर से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे जाने के बाद राइट हैंड पर ये खूबसूरत वाटरफॉल है। मैंने देखा कि यहाँ लोग अब नहाते भी हैं। बहुत शानदार जगह, रोड के किनारे ही है। थोड़ी देर आप यहाँ रुकिए और वाटरफॉल को एंजॉय करने जा सकते हैं। लेकिन ये 2-3 पॉइंट जब भी पॉसिबल है अगर आपके पास अपनी कार या बाइक है। अगर आप शेयर टैक्सी से आते हैं तो आप इन जगहों पर नहीं जा पाएंगे। लिस्ट में नंबर 4 पर है नीर झरना। नीर झरना जाने के लिए आपके पास अपनी कार बाइक है तो सबसे बढ़िया है। आप पैदल भी थोड़ा ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। नीर झरना भी ऋषिकेश का एक बहुत ही फेमस झरना है और पिछले कुछ समय में तो काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। लिस्ट में नंबर 3 पर है ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और ऋषिकेश आते हैं तो रिवर राफ्टिंग आप जरूर करिएगा। ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग पूरे देश में प्रसिद्ध है। ऐसी रिवर राफ्टिंग आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और सबसे अच्छी बात यहाँ पर काफी बजट में, काफी सस्ते में रिवर राफ्टिंग आप कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन सी रिवर राफ्टिंग चूज करते हैं, कितने किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग चूज करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको एडवेंचर का शौक है तो यहाँ की रिवर राफ्टिंग जरूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज ऋषिकेश में होती है, उन्हें भी आप ट्राई कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर है गंगा जी की आरती। ऋषिकेश में गंगा जी की आरती देखने के लिए 2 जगह ऐसी हैं जिनमें से किसी भी एक जगह पर आप गंगा जी की आरती का आनंद ले सकते हैं। पहला है त्रिवेणी घाट और दूसरा है परमार्थ निकेतन। अब आपको जहां भी मौका मिले, जिस भी जगह के आप आसपास में वहां की आरती को जरूर देखिएगा। ये आपके ऋषिकेश यात्रा का एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। ऋषिकेश और यहाँ की गंगा आरती का आनंद न लो तो फिर ऋषिकेश की यात्रा अधूरी है। फिर आप चाहे परमार्थ निकेतन की गंगा जी आरती देख लीजिए या फिर त्रिवेणी घाट की गंगा आरती देख लीजिए, दोनों ही जगह पर जबरदस्त भीड़ रहती है। सच बताऊं तो जितने भी लोग ऋषिकेश घूमने आते हैं ना, शाम के वक्त वो सभी लोग गंगा आरती में सम्मिलित हो जाते हैं, चाहे परमार्थ निकेतन पर चाहे फिर त्रिवेणी घाट पर। त्रिवेणी घाट पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आने जाने के लिए आप कहीं भी मौजूद हो, आप चाहे लक्ष्मण झूला साइड में हो, तपोवन में हो, राम झूला के आसपास हो या बस स्टैंड के आसपास हो, वहाँ से आपको ऑटो रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी, ई रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसमें पर पर्सन 20 से 30 रुपए को चार्ज करेंगे और वो आपको त्रिवेणी घाट ड्रॉप कर देंगे। सबसे आसान तरीका है वहाँ पहुँचने का। गंगा जी की आरती जरूर देखिएगा। लिस्ट में नंबर 1 पर है ऋषिकेश के बाजार। अब बात आती है ऋषिकेश के बाजारों की। देखिए, पिछले जितने भी 19 पॉइंट आपने घूमे ना, इन सभी 19 पॉइंट्स को घूमते घूमते आप ऋषिकेश के लगभग सभी बाजारों को भी घूम लेंगे। आपको यहाँ पर बाजारों में घूमने के लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। फिर चाहे आप त्रिवेणी घाट के आसपास के बाजार में घूम लीजिए, फिर चाहे आप जानकी सेतु से राम झूला पैदल आते वक्त वहाँ के खूबसूरत बाजार घूम लीजिए, फिर चाहे आप राम झूला को पार करके शत्रुघ्न घाट तक के सभी बाजारों को घूम लीजिए, या फिर आप तपोवन के बाजारों को घूम लीजिए। बहुत आसानी से आप सभी बाजार घूम लेंगे। खरीदारी करने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, कर सकते हैं। ये होते हैं ऋषिकेश के वो 20 पॉइंट जिन्हें आप सुबह अगर घूमना शुरू करें तो रात तक गंगा जी की आरती तक सभी जगहों को आसानी से कवर कर लेंगे और खर्चा भी बहुत कम होगा। लोकल किराए की बात करूँ तो ऋषिकेश में लोकल किराया मात्र 20 रुपए रहता है ऑटो रिक्शा में। ऑनलाइन बाइक के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत राइड कैंसिल होती रहती है। बेस्ट है वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज करिए, या फिर सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंच जाइए और एक स्कूटी या बाइक रेंट पर ले लीजिए। 500 से 600 रुपए में स्कूटी रेंट पर मिल जाती है, 800 से 1000 रुपए में बाइक रेंट पर मिल जाती है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कीजिए और बाइक या स्कूटी रेंट पर ले लीजिए। एक एडवाइस और देता हूँ, अगर आप कोई भी व्हीकल रेंट पर लेते हैं तो एक वीडियो अपने फोन से भी बना लीजिए जब आप स्कूटी या बाइक रेंट पर लेते हैं, ताकि रिटर्न देते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। पेट्रोल डलाइए और घूमने निकल जाइए। जितना भी टूर मैंने आपको बताया है, इस पूरे टूर को करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 300-400 रुपए का पेट्रोल लगेगा। ज्यादा ही बता दिया मैंने, 300 या उसके अंदर ही आप 300 रुपए के पेट्रोल में पूरा ऋषिकेश आसानी से बाइक से स्कूटी से घूम लेंगे। तो ये भी तरीका सबसे बेस्ट रहता है। नहीं तो यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कीजिए, उससे घूम सकते हैं। आपके पास अपनी कार या बाइक है तो उससे सबसे आसानी से घूम लेंगे। पार्किंग सभी जगह पर अवेलेबल है। फिर चाहे आप तपोवन में हो, लक्ष्मण झूला के आसपास हो, राम झूला के आसपास हो, त्रिवेणी घाट पर हो, जानकी सेतु पर हो, सभी जगह पार्किंग की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। ये होती है ऋषिकेश की यात्रा। यहाँ के फूड की बात करूँ तो सभी तरह का शाकाहारी खाना आपको यहाँ मिल जाएगा। नॉन वेजिटेरियन मिलना मुश्किल है, ट्राई भी मत करिएगा। बजट की बात करूँ तो बहुत लो बजट टूर रहता है ऋषिकेश टूर। अगर आप इस टूर की शुरुआत हरिद्वार से करते हैं तो मात्र 60 से 70 रुपए में आप ऑटो रिक्शा से हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। बस में किराया 70 रुपए रहता है। स्कूटी रेंट पर लेते हैं तो 500 रुपए में स्कूटी मिल जाएगी। 300 रुपए का तेल डलाइए, 2 लोग पूरा ऋषिकेश घूमकर वापस जा सकते हैं।
इससे बजट फ्रेंडली टूर नहीं हो सकता है। अगर आपको एक रात रुकना भी है तो 800 से 1000 रुपए में रूम भी मिल जाएगा। आश्रम में रुकेंगे तो शायद बहुत सस्ता हो जाएगा, और अगर आपके साथ फैमिली है तो फ्री रुकने की भी व्यवस्था मिल जाएगी आपको कुछ जगहों पर। वीडियो अच्छी लगी हो ऋषिकेश की तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।